Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीपीसी के अंडर में यदि कोई केस ट्रांसफर किया जाता है तो उसको नए सिरे से सुना जाएगा। इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ केसेस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं सीपीसी में उन सबको देखेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और यदि कोई ऐसा रिसेंट जजमेंट है या फिर लीगल न्यूज है जिसको आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पर केस का नाम है EXL करियर्स वर्सेस फ्रैंकफिन एविएशन। ये केस सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के द्वारा 5 अगस्त को डिसाइड किया गया था। अब देखिए, डी नोवो ट्रायल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने केसेस थे। पहला जोगिंदर तुली वर्सेस SL भाटिया 1997 का और दूसरा ONGC वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस 2014 का। अब देखिए, जो जज मेड लॉ होता है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है और ऐसे में यदि कोई पुराना लैंडमार्क जजमेंट है और यदि कोर्ट को लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो ऑब्सोलीट हो गया है तो कोर्ट्स उसको ओवररूल कर देती हैं। लेकिन यदि दोनों ही केसेस में बेंच सेम स्ट्रेंथ की है तो फिर मैटर को लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है। अब इसी केस में आप देखेंगे तो 17 साल का गैप है दोनों केसेस के बीच में। सबसे पहले हम देखेंगे जोगिंदर तुली वाला केस। इसमें कहा गया कि नॉर्मली जब कोई क्लेंट रिटर्न कर दी जाती है फॉर प्रेजेंटेशन इन प्रॉपर कोर्ट तो उस केस में जो ट्रायल है वो शुरुआत से किया जाता है। लेकिन इस केस में एविडेंसेस ऑलरेडी दिए जा चुके थे और हाई कोर्ट ने भी उसी स्टेज से प्रोसीड करने के लिए कहा जिस स्टेज तक केस पहुंच चुका था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ी। कुल मिला के ये कह दिया गया कि प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए यदि कोई केस ट्रांसफर किया जाता है तो वो उस स्टेज से भी कंटिन्यू हो सकता है जहां तक वो केस पहुंच चुका था पुरानी कोर्ट में। अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वाले केस में इसी का उल्टा बोल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे किसी केस को ट्रांसफर करना पड़ता है टू द एप्रोप्रिएट कोर्ट इन व्यू ऑफ ऑर्डर 7 रूल 10 तो उस केस में उस प्लेंट को फ्रेश प्लेंट माना जाएगा और जो ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा वो डी नोवो ट्रायल होगा। यहाँ पर डी नोवो ट्रायल का अर्थ है कि केस को ऐसा सुना जाएगा कि उसको कभी भी प्रीवियसली नहीं सुना गया था। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है नए सिरे से शुरू करना। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि डी नोवो ट्रायल करना मैंडेटरी है इवन इफ यदि जिस नई कोर्ट में वो चल रहा है उस कोर्ट के पास भी उस केस को सुनने की पावर नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे कोई केस ट्रांसफर किया जाता है तो उसको नए सिरे से सुना जाएगा। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें इशू क्या था कोर्ट के सामने। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि किसी प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A तो क्या उसको नए सिरे से सुना जाएगा या फिर पुरानी कोर्ट में जिस स्टेज तक वो पहुंच चुका था उसी स्टेज से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब देखिए, ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A को देखने से पहले हम सेक्शन 24 और 25 ऑफ CRPC देख लेते हैं। सेक्शन 24 बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। अब यहाँ पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स की बात की गई है। यहाँ पर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है और उसके बाद नोटिस और हियरिंग के बाद हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही साथ अपने खुद के मोशन पे भी सेक्शन 24 की पावर्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। आगे दिया गया है कि किसी भी स्टेज पे हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी सूट, अपील या फिर अदर प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर कर सकती है अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो कि कम्पिटेंट है उस केस को ट्राई करने के लिए और डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ट्रांसफर के बाद अब हम देखते हैं विड्रॉल की पावर। ये भी किसी भी सूट, अपील या फिर अदर प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में एक्सरसाइज की जा सकती है ऐसे किसी भी केस में जो कि पेंडिंग है बिफोर इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। और जहां पर विड्रॉल किया गया है वहां पर ऐसे केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है टू एनी कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू इट एंड विच इज कम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब ट्रांसफर करने के बाद रीट्रांसफर भी किया जा सकता है वापस से उस कोर्ट को जहां से केस को विड्रॉ किया गया था। अब इस सेक्शन के सब क्लॉज 2 के हिसाब से कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो कि ट्रांसफर या विड्रॉ की गई है
उसको या तो रीट्राई किया जा सकता है या फिर प्रोसीड किया जा सकता है उस पॉइंट से जहां तक उस केस की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर ये जो शब्द है रीट्राई, इसका मतलब डी नोवो ट्रायल से है, यानी कि नए सिरे से उसको ट्राई किया जाएगा। और इसके लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसे केस में कोई स्पेशल डायरेक्शंस ना हो। हमारे केस में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको ये सेक्शन आंसर करता है बाय प्रोवाइडिंग डिस्क्रिशनरी पावर टू द ट्रांसफर्ड कोर्ट कि वो उस केस को नए सिरे से सुने या फिर उसी स्टेज से सुने जहां तक पुराना ट्रायल पहुंच चुका था। अब सब क्लॉज 3 में कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। पहला ये कि जो एडिशनल या फिर असिस्टेंट जजेस की कोर्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट मानी जाएगी। साथ ही साथ जो प्रोसीडिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है उसमें प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन भी आएगा। अब सब क्लॉज 4 के हिसाब से यदि स्मॉल कॉजेस कोर्ट से कोई केस एप्रोप्रिएट कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है तो उस नई कोर्ट को भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट माना जाएगा। अब देखिए ये कंफ्यूजन क्यों आया। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लॉज 5 में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करना चाहिए था कि उस कोर्ट से भी ट्रांसफर किया जा सकता है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का। ऊपर जब सब जगह पर कॉम्पिटेंट कोर्ट लिख दिया गया है तो यहाँ पर अलग से जुरिस्डिक्शन को नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इससे फिर इंटरप्रिटेशन का स्कोप बढ़ जाता है। अब सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है ट्रांसफर ऑफ सूट्स एटसेट्रा की। यहाँ पर भी किसी भी पार्टी को एप्लीकेशन देना होगा, उसके बाद नोटिस दी जाएगी और हियरिंग की जाएगी एंड देन the Supreme Court may at any stage direct the transfer from High Court or Civil Court of one state to High Court or Civil Court of any other state। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट भी और विद रिस्पेक्ट टू सिविल कोर्ट भी। लेकिन इस पावर का एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट तभी करेगा जब उसको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा कि ऐसा ट्रांसफर जरूरी है फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब इस सेक्शन में जो भी एप्लीकेशन दायर होगी वो एक मोशन के थ्रू फाइल की जाएगी अलोंग विद एन एफिडेविट। अब फिर से यहाँ पर ट्रांसफर्ड कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कहा गया है कि यदि इस सेक्शन के अंतर्गत कोई केस ट्रांसफर होता है तो ये ट्रांसफर्ड कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि वो मामले को नए सिरे से सुने या फिर उसी स्टेज से सुने जिस स्टेज तक केस पहुंच चुका था पुरानी कोर्ट में। अब इस सेक्शन के अंतर्गत किसी एप्लीकेशन को डिसमिस करते समय यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये एप्लीकेशन फ्रिवलस थी तो वो एप्लीकेंट के ऊपर कॉस्ट इम्पोज कर सकता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट एनी पर्सन हु हैज अपोज्ड द एप्लीकेशन। लेकिन ये जो कंपनसेशन होगा ये 2000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। लास्ट में ये कहा गया है कि पुरानी कोर्ट में जो भी लॉ एप्लीकेबल था केस में वही सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे नई कोर्ट में भी। अब आते हैं हम ऑर्डर 7 रूल 10 जिसमें कि रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो जहां पर रूल 10A अप्लाई होगा वहां पर रूल 10 नहीं अप्लाई होगा। यही इस फ्रेज का मतलब है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। फिर इसमें कहा गया है कि किसी भी प्लेंट को किसी भी स्टेज पे रिटर्न किया जा सकता है ताकि उसे एप्रोप्रिएट कोर्ट में सुना जा सके, या फिर हम कहें कि कायदे से जहां पे उसको ओरिजिनली इंस्टीट्यूट होना था उस कोर्ट में ऐसी प्लेंट को भेजा जा सकता है। फिर इस एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि यदि किसी केस में डिक्री पास कर दी गई है तो जो एपेलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट होगी वो रूल 10 का इस्तेमाल करके प्लेंट को रिटर्न कर सकती है, बट ओनली आफ्टर सेटिंग असाइड सच डिक्री। यानी कि यदि इन एप्रोप्रिएट कोर्ट ने केस को देखा और उसमें कोई डिक्री पास कर दी और उसके खिलाफ अपील या फिर रिवीजन फाइल हो गई तो जो एपेलेट या रिविजनल कोर्ट होगी वो उस डिक्री को सेट असाइड करने के बाद ही एप्रोप्रिएट कोर्ट में उस प्लेंट को भेज देगी। फिर क्लॉज 2 में दिया गया है प्लेंट को रिटर्न करने का प्रोसीजर। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी जज किसी प्लेंट को रिटर्न कर रहा है इस रूल के अंडर में उन्हें इंडोर्स करना पड़ेगा या फिर हम कहें अप्रूव करना पड़ेगा स्टेटिंग डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, फिर पार्टीज का नाम और एक ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस कि क्यों ऐसी प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है। अब रूल 10A में ये कहा गया है कि जो कोर्ट ऐसी प्लेंट को रिटर्न कर रही है उसके पास पावर है कि वो डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स कर सके नई कोर्ट के लिए। अब इस पावर का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब डिफेंडेंट अपीयर हो चुका हो, साथ ही साथ
कोर्ट को अपने डिसीजन के बारे में प्लेंटिफ को भी बताना पड़ेगा, और जब प्लेंटिफ को ये सूचना मिलेगी तो वो एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है जिसमें वो इन सारी चीजों को इंक्लूड करेगा। पहला है कि अगर उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट में इस प्लेंट को ट्रांसफर करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो उसके घर के पास है या फिर उसके शहर में है, तो ऐसी कोर्ट के बारे में उसको स्पेसिफिकली अपनी एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, यानी कि अपना प्रेफरेंस बताना पड़ेगा कि किस कोर्ट में वो प्लेन का ट्रांसफर चाहता है। अब देखिए ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्लेंटिफ मे मेक एन एप्लीकेशन, मतलब अगर उसको लगता है कि उसकी प्लेंट सही जगह पे ट्रांसफर हो रही है तो उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो प्रे कर सकता है कोर्ट को कि वो एक डेट फिक्स कर दे अपीयरेंस के लिए। साथ ही साथ उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि यदि कोई डेट फिक्स की जा रही है तो उसके बारे में डिफेंडेंट को सूचना दे दी जाए। अब ये सारी चीजें लिटिगेंट की सुविधा के लिए दी गई हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है कि यदि प्लेंटिफ एप्लीकेशन दे देता है सब रूल 2 के अंडर में, तो उस केस में कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा कि वो डेट ऑफ अपीयरेंस को फिक्स कर दे और साथ ही साथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को अपीयरेंस के बारे में नोटिस दे दे। लेकिन ये चीज कोर्ट तब नहीं कर सकता है जब उसने ऑर्डर किया हो रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब डेट ऑफ अपीयरेंस की नोटिस के बाद का प्रोसीजर सब रूल 4 में दिया गया है। सबसे पहले तो जो नई कोर्ट है उसके लिए नेसेसरी नहीं होगा कि वो डिफेंडेंट को समन भेजे अपीयरेंस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अपीयरेंस के विषय में दोनों पार्टीज को बताया जा चुका है और जो नोटिस प्लेंट के रिटर्न के रिगार्डिंग डिफेंडेंट को भेजी जा चुकी है उसी को समन मान लिया जाएगा। अब देखिए ऊपर हमने सब रूल 2 में प्लेंटिफ की एप्लीकेशन की बात की थी। अब लास्ट में यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि प्लेंटिफ के द्वारा ऐसी एप्लीकेशन दी गई है तो जो ऑर्डर है प्लेंट को रिटर्न करने का उसके खिलाफ प्लेंटिफ अपील नहीं फाइल कर सकता। अब वापस लौटते हैं अपने केस पे, जहां पर कोर्ट के सामने ये सवाल था कि यदि कोई केस ट्रांसफर या फिर रिटर्न किया गया है तो उसको नए सिरे से सुना जाएगा या फिर उस पॉइंट से सुना जाएगा जहां तक की प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं। इस पे डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा जो जोगिंदर तुली वाला जजमेंट था वो एक एक्सेप्शन टू दी रूल था, क्योंकि वहां पर पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे। यहाँ पर जब हमने जोगिंदर तुली वाला वर्डिक्ट पढ़ा था तो इसमें हमको पता चला था कि जो नया ट्रायल है वो शुरुआत से शुरू होगा और आगे जो भी बात की गई है वो इस स्टेटमेंट के हिसाब से की गई है। जब हम कहते हैं इन दिस केस तो उसका मतलब होता है कि इस केस में कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे और इसी चीज का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जोगिंदर तुली वाले केस में कोई भी पुराने जजमेंट्स रेफर नहीं किए गए थे और ऐसे में जोगिंदर तुली वाले जजमेंट की कोई भी प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं रह जाती है। दूसरी तरफ ओएनजीसी वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वाले केस में लॉ और प्रेसिडेंट्स दोनों को ही कंसिडर किया गया था और इसी वजह से ये जजमेंट करेक्ट लॉ एस्टैब्लिश करता है। अब यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ही रीसेंट जजमेंट ओरिएंटल इंश्योरेंस वर्सेस तेज पारस एसोसिएट्स को ओवर रूल कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि हर रिटर्न ऑफ प्लेंट के केस में प्लेंट के प्रेजेंटेशन को फ्रेश फाइलिंग नहीं माना जा सकता। आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रूल 10A है वो बिल्कुल उल्टा है एज कम्पेयर टू सेक्शन 24(2) एंड सेक्शन 25(3) ऑफ सीपीसी, क्योंकि जब हमने सेक्शन 24 और 25 पढ़ा था तो उसमें डिस्क्रिशनरी पावर थी कोर्ट के पास कि वो किसी केस को डी नोवो ट्रायल की तरह प्रोसीड करे या फिर जहां तक प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं उसके आगे उस केस को बढ़ाए। जबकि ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A में ऐसी कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस वाला केस था वो सही लॉ ले डाउन नहीं करता है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।